चलिए शुरू करते हैं सेट 25। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि सीपी दिया हुआ है 1600 रुपया और 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है ये मालूम नहीं है लेकिन 10% लाभ पर बेच दिया है। अब क्या बोल रहा है, यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। अब आपको फिर से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लाभ ज्ञात कर लेना है, एक बार सीखना है, समझना है। तो यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1840 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपया। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ मालूम हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 1840 है, तो इसमें घटाना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1600, इसके नीचे लिख लेंगे तो घटाने में आसान होगा। तो यहां पर 0, यहां पर 4 और यहां पर 2, यानी कि लाभ आ गया है 240 रुपया। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपया है, तो यहां पर 1600 और गुने में 100 कर देंगे तो प्रतिशत में ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 0 काट लेते हैं, इसके बाद 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 24 और एक 0, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया 15%। अब आपको समझना है, पहले बेचा था 10% लाभ पर, अगर 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ कितना होता, यानी कि 15% होता। तो पहले से कितना बढ़ गया, यानी कि 5% बढ़ गया। देख लीजिए तो 5% कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है और अंकों का अंतर ज्ञात करना है। अगर संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है तो आपको 9 से डिवाइड कर देना है तो अंकों का अंतर मालूम हो जाएगा। संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर दिया हुआ है 63, अगर इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो अंकों का अंतर मालूम हो जाएगा। तो 9 सते 63, यानी कि अंकों का अंतर कितना होगा, 7 होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। इसमें क्या बोल रहा है, 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है 1 से लेकर 100 तक में कितना विषम संख्या होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में 50 होगा विषम संख्या और 50 होगा सम संख्या। तो आपको मालूम हो चुका है कि टोटल विषम संख्या कितना है, 50 है। अब आपको औसत निकालना है तो सबसे पहले सभी को जोड़ना होगा। तो 50 विषम संख्या है और स्टार्टिंग से शुरू हुआ है, तो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, n स्क्वायर कर देना है, यानी कि यहां पर 50 है, यानी कि 50 विषम संख्या है, तो सभी को जोड़ने के लिए आपको 50 का स्क्वायर करना होगा। तो योग मालूम हो चुका है। अब 50 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम हो जाएगा। तो ऊपर में कितना है, 50 का स्क्वायर है, तो 50 गुने 50 आप लिख सकते हैं और बटे में 50 है, ये 50 और ये 50 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 50। देख लीजिए, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार समझना होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिख लेना है, यानी कि वॉल्यूम बराबर लिख लेना है। तो आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ऊंचाई को दुगुनी कर दिया जाए। तो यहां पर ऊंचाई एच है, अब आपको क्या करना है, ऊंचाई को दुगुना करके लेना है, फिर से आपको आयतन निकालना है, यानी कि आयतन का फॉर्मूला लिखना है। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एच के जगह में आपको डबल करके लेना है, यानी कि 2h लेना है। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा फर्स्ट में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको कंपेयर करके देखना है,
यहाँ पर इतना है और यही चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में 2 है यानी कि 2 गुना है। अगर कहीं पर भी 2 गुना आ रहा है इसका मतलब 100% का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, तो उसका आयतन बढ़ेगा यानी कि 100% बढ़ जाएगा। अगर आप वृद्धि निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए याद कर लेना है, अगर कहीं पर भी दुगुना आ रहा है इसका मतलब 100% का वृद्धि हुआ है। अगर आप वृद्धि निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अभी कितना है यानी कि इतना, आपको इसको छोड़ देना यानी कि ये तो दोनों में है, सिर्फ आपको अंक को लेके चलना है। तो इसको गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसमें आपको इसको माइनस कर देना है 1/3 को, तो एलसीएम 3 हो जाएगा और ऊपर में ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है यानी कि इतना वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि इतना वृद्धि हुआ है तो वृद्धि को ऊपर में रखेंगे और पहले कितना था तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंक को लेना है। तो कितना था यानी कि पहले इतना था और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा यानी कि 100 बच गया तो 100% का वृद्धि हुआ है यानी कि बढ़ गया है। तो देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लिए समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 2/5 तथा C/D बराबर 3/5 तो A/D बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है A/D यानी कि आपको निकालना है A/D बराबर क्या होगा। तो आपको इस तरीके से बटे में लिख लेना है। अब आपको इसके बराबर क्या लिखना है, तो यहाँ पर A है तो आपको A से स्टार्ट करना है, A/B, इसके बाद गुना, यहाँ पर नीचे में B है तो B से स्टार्ट करना है, B/C, यहाँ पर नीचे में C है तो आपको C से स्टार्ट करना है, C/D और D तक यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर D है तो आपको D तक ही जाना है। अब आपको क्या करना है, A/B का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 3/4 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/4 यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। इसके बाद B/C कितना दिया हुआ है यानी कि 2/5 तो आप लिख सकते हैं 2/5। इसके बाद C/D का वैल्यू है 3/5 तो आप लिख सकते हैं 3/5। अब सबको गुना कर देना है, लेकिन अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लेना है। तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट गुना कर देना है। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसके बाद 5 पचे 25 और 25 दूना 50। अब इसी को लिख देना है अनुपात में, तो क्या हो जाएगा 9/50 यानी कि देख लीजिए कहां पर है 9/50 यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7/2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9/4 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। मैं बहुत बार इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूं। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अनुपात 2 है, अब दोनों को लेके चलना है। तो सबसे पहले वाला वर्तमान का है तो आपको लिख लेना है 7/2 और किसका किसका है यानी कि फादर है और उसका सन है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है वर्तमान का अनुपात इतना है और बगल में वर्तमान का दिया हुआ है तो आपको 0 ले लेना है। इसके बाद दूसरा जो अनुपात है कब का है 10 वर्ष बाद का है तो कितना है 9/4 है। ये 10 वर्ष बाद का है तो बगल में आपको 10 ले लेना है। अब आपको ध्यान देना है कि ये दोनों में और ये दोनों में अंतर बराबर है या नहीं है। अब यहां पर आपको समझना है 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 यानी कि यहां पर अंतर बराबर है। कितना है यानी कि 2 है। तो 2 अंतर में आपको क्या लेना है, इसको जोड़ के लेना है। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको एक अंतर में निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 पचे 10 यानी कि एक अंतर में 5 आ गया। तो किसका निकालना है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब आपको समझना है यहां पर अनुपात में वर्तमान का कौन सा है यानी कि ये वाला है, तो पिता का कौन है ये वाला है। तो आपको क्या करना है इससे इसमें गुना कर देना है। तो 7 पचे 35। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
1000 रुपया की धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। यानी कि आर निकालना है, लेकिन यहां पर 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है, P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। अगर याद रहेगा तो अंतर भी ज्ञात हो जाएगा, मूलधन भी ज्ञात हो जाएगा और आर भी ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अंतर दिया हुआ है 10 और मूलधन दिया हुआ है 1000, तो यहां पर 1000 रख दिए। आर ज्ञात करना है तो आर रहने देते हैं। और यहां पर देखिए क्या है, 100 का स्क्वायर है तो 100 गुने 100 आप लिख सकते हैं। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल, फिर से 1 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, तो यहां पर बटे में कुछ नहीं है, तो आर को इसमें गुना करेंगे तो आर का स्क्वायर और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। अब आर का वैल्यू निकालना है तो इधर में स्क्वायर रूट करना होगा। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 10 होता है। तो देख लीजिए, तो 10% इसका सही आंसर आ गया है। तो कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटरों की बिक्री 30% बढ़ जाती है, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। तो एक में कमी हो रहा है और एक में वृद्धि हो रहा है, यानी कि कीमत में कमी हो रहा है और बिक्री में वृद्धि हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वृद्धि वाला को प्लस में लेना है और कमी वाला को माइनस में लेना है और दोनों को गुना करना है। वृद्धि वाला प्लस में, कमी वाला माइनस में। अगर गुना करेंगे तो माइनस में आएगा और दोनों को गुना कर देना है और बटे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 0 कटेगा, यहां से 1 0 कटेगा और 3 तिहाई 9। अब यहां पर आपको समझना है, अगर माइनस में आया तो कमी होगा या हानि होगा, अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा यानी कि लाभ होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा था, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव है, तो क्या होगा, यानी कि 9% का कमी होगा। देख लीजिए, तो कहां पर है, तो 9% का कमी, यानी कि ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया तो बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझना होगा। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और बटे में 1 माइनस साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रख देना है। कितना है, 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है और बटे में कितना है, 1 माइनस साइन एक्स है। तो नीचे में आपको लेना है कोस एक्स। अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो आपको बटे में कोस एक्स लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है। 1 बटे कोस एक्स आप लिख सकते हैं और प्लस में साइन एक्स बटे में कोस एक्स लिख सकते हैं। अब आपको समझना है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यानी कि सेक एक्स लिख सकते हैं और इसके लिए यानी कि साइन एक्स बटे कोस एक्स यानी कि 10x। तो देख लीजिए सही आंसर आ गया है, कहां पर है, सेक एक्स प्लस 10x, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते तो अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समय बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है या पेड़ को पार करती है या सिग्नल पोल को पार करती है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। तो यहां पर डिस्टेंस के जगह में रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे। अब यहां पर आपको समझना है स्पीड के बारे में, यानी कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और उसी दिशा में एक व्यक्ति भी भागे जा रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर स्पीड क्या लेना है, यानी कि रिलेटिव स्पीड लेना है। तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो दोनों के चाल का अंतर लेंगे। तो एक का है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर कितना होगा, एक दाएं 10 तो 12, 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। और ये जो आया है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, आपको 5/18 से गुना कर देना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 तिया 54 होता है और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड ये चाल है। अब आपको क्या करना है, स्पीड के जगह में आपको रखना है 15। तो 15 अठे क्या होता है, 120 होता है, यानी कि इसका आ गया है 8 सेकेंड। देख लीजिए कहां पर है, 8 सेकेंड। तो ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी। लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि साधारण ब्याज का प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। अब आपको समझना है कोई धन P है और 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी कि 7P हो जाती है। तो P और 7P में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो आपको इसमें 6 जोड़ते जाना है। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 13। तो 13 मिल गया। यहाँ पर क्या बोला था, 13 गुनी होने में, तो 13 मिल गया। तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर इसमें इसी तरीके से आप जोड़ते जाएंगे, जहां तक बोला है वहां तक आपको जोड़ते चले जाना है। प्रत्येक बार आपको 6 ही जोड़ना है। तो अब यहां पर देखिए, कहने का मतलब है कि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो अगले 20 वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। तो समय वाला पार्ट को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 वर्ष इसका सही आंसर है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल एवं धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब आपको समझना है, यानी कि यदि धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर नाव का चाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो दोनों को जोड़ देना, यानी कि 9 + 3 कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो नाव की चाल निकल जाएगा। अगर दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 3 12 और बटे में 2, तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो देख लीजिए 3 और 6 कहाँ पर है, यानी कि 6 और 3, यानी कि ये वाला नाव का चाल है और ये वाला धारा का चाल है। तो कहाँ पर है, 6 और 3, 6 और 3, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है और मैं पढ़ा चुका हूं। अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो जाके देख लीजिए। अगर देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि 35 घोड़ों के लिए 54 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था समय और कार्य में, उस फॉर्मूला को याद करना है। तो कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था MDH = MDH। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। और इधर में पार्ट 1 होगा तो सभी में 1 1 रखेंगे, और इधर में पार्ट 2 होगा तो इधर में सभी में 2 2 रखेंगे। और पार्ट 1 में इधर में रहेगा W2 और पार्ट 2 में रहेगा W1। W क्या है, तो काम है, वर्क है। अब आपको अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर M का मतलब क्या है, यानी कि आदमी, D का मतलब है डे यानी कि दिन, और H का मतलब है आवर, और W का मतलब है वर्क। अब आपको अच्छा से समझना है। लेकिन यहाँ पर तो आदमी नहीं है, तो आदमी की जगह में घोड़ा है। तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट में आपको देखना है। तो पहला पार्ट में कितना घोड़ा है, तो 35 घोड़ा है, तो आपको 35 रख लेना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, दिन दिया हुआ यानी कि 21 दिन, तो यहाँ पर आपको 21 रखना है। और आवर यानी कि घंटा नहीं है, तो इसको आपको लेके नहीं चलना है। अब आपको समझना है कि काम यहाँ पर क्या है, यानी कि अनाज को खाना ही काम है। अब आपको समझना है कि दूसरा पार्ट में कितना किलोग्राम अनाज है, तो क्या बोल रहा है, तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि W2 कितना है, 72 है।
अब आपको क्या करना है M2 में कितना घोड़ा है, यानी कि 28 घोड़ा है, तो M2 के जगह में 28 रखेंगे। इसके बाद तो क्या बोल रहा है, अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि D2 को ज्ञात करना है। और यहां पर आवर यानी कि घंटा तो है ही नहीं, तो इसको लेके नहीं चलना है। और W1 यानी कि पहला पार्ट में कितना किलोग्राम अनाज है, यानी कि 54 किलोग्राम है, तो यहां पर आपको गुने में 54 किलोग्राम रख देना है। तो अब इसी फॉर्मूला से D2 यानी कि दिन निकल जाएगा, तो आपको क्या करना है, फटाफट काट देना है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इसको 7 से काटते हैं, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 7 चौके 28, इस तरीके से कट जाएगा। इसके बाद 3 से कोई कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, यहां पर कितना बच गया 2, 3 अठे 24, इस तरीके से काट लेते हैं। इसके बाद कितना से कटेगा, तो 18 चौके 72, ये कट चुका है। और ये 4 से ये 4 कटेगा। अब इधर में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इधर में D2 है और इधर में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 35 है। तो देख लीजिए, यानी कि 35 दिन। तो क्या बोल रहा था, 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो 35 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। अगर समय और कार्य का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है, 10%, 20% और 25% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। यानी कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, सबसे पहले 10% का छूट दे रहा है, इसके बाद 20% का छूट दे रहा है, इसके बाद 25% का छूट दे रहा है। तो बोल रहा है समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो आपको मान के चलना है लिस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। लिस्ट प्राइस आपको मान के चलना होगा 100। तो मान लेते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या है, 100 है। तो आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। इसके बाद सबसे पहले क्या बोल रहा है, यानी कि 10% छूट पर बेच रहा है, तो आपको क्या करना है 100 माइनस 10 करना है, तो हो जाएगा 90। तो 90 बटे आपको 100 लेना है। इसके बाद 20% का छूट है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 80। तो 80 बटे 100 आपको लेना है। इसके बाद 25% का छूट, तो आपको क्या करना है 100 माइनस 25 करना है, तो यहां पर हो जाएगा 75, यानी कि 75 बटे 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ये 2 जीरो और यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 कैंसिल। इसके बाद यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, यानी कि 25 से काटते हैं इसको, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 4 दूना 8, ये कट चुका है। अब क्या बच गया, यानी कि 9 दूना 18 और 18 तिया 54, यानी कि आ गया इतना। ये सेलिंग प्राइस है। अब कहने का मतलब है कि कोई वस्तु का दाम इतना था लेकिन बेच दिया इतना में, तो कितना डिस्काउंट दिया। अब आपको बताना है कि एक डिस्काउंट आपको बताना है, समतुल्य एक अकेला बट्टा आपको बताना है, तो कितना डिस्काउंट दे दिया। तो आपको क्या करना है 100 में इसको माइनस कर लेना है। तो 100 में माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 10 में 4, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 बच गया है। तो 9 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि 46%। तो देख लीजिए 46% कहाँ पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, x का मान क्या होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। तो एक बार मैं लिख लेता हूं x², इसके बाद 17x, इसके बाद 72 है और बराबर में 0 है। अगर यहां पर 1 रहेगा उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर यहां पर 1 है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा 2 पार्ट में तोड़ के सेट करना है ताकि इतना आ जाना चाहिए, बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 9 अठे 72। अब आपको लाना है 17, यानी कि प्लस 17 लाना है। तो आप इसको जोड़ देंगे तो प्लस 17 आ जाएगा, यानी कि ये जो हम लोग 2 पार्ट में तोड़े हैं वो सही हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस 9 है तो आपको x प्लस 9 लेना है, इसके बाद इंटू x प्लस 8 लेना है। अब आपको समझना है इधर में 0 है। अब आपको यहीं पर फाइनल कर देना है। आप इसके बराबर 0 ले सकते हैं और इसके बराबर भी 0 लेके आप x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन और भी आसान तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जैसे x का वैल्यू निकालना है तो आप यहीं से बता सकते हैं। जैसे
ए प्लस में आया तो एक्स का वैल्यू माइनस में होगा। अब आपको समझना है, जैसे ए प्लस में है तो एक्स का वैल्यू माइनस में होगा, यहां पर भी प्लस में है तो एक्स का वैल्यू माइनस में, यानी कि दो वैल्यू आएगा और दोनों के दोनों माइनस में आएगा। प्लस वाला माइनस में आएगा, अगर माइनस में रहता तो माइनस वाला प्लस में आता, ये आपको समझना है। तो आप यहीं से आंसर बता सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको समझ लेना है। तो इसके बराबर आप 0 लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा उधर में, तो -9 हो जाएगा। आप इतना बराबर भी 0 ले सकते हैं, यानी कि x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर इसको उधर में ले जाएंगे तो यहाँ पर -8 आ गया। तो यहीं पर आप बता सकते हैं, अगर यहाँ पर जो प्लस में है वो माइनस में होगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।